हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। सर चैप्टर 5 क्या है? ये सर क्लबिंग के बारे में बात कर रहा होता है। इस चैप्टर का अगर नाम पढ़ें तो इनकम ऑफ अदर पर्सन, मतलब किसी और पर्सन की इनकम जो हमें इंक्लूड करनी है एसएससी के टोटल इनकम में, इसको हम प्यार से बोलते हैं क्लबिंग। क्या बोलते हैं? क्लबिंग। सर ये क्यों है, क्या है? देखो, क्यों है का जवाब कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए कोई पर्सन है जिनकी टैक्सेबल इनकम आती है 9 लाख रुपीज। देन ये अपनी इस टैक्सेबल इनकम को अपनी वाइफ के हैंड्स में किसी तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी वाइफ जो है कोई अर्निंग नहीं कर रही होती है तो एडिशनल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठा पाए, या फिर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके कुछ फायदा उठा पाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, इसके चिल्ड्रन है, इसके बच्चे हैं और इस इंसान ने अपने बच्चे के हैंड्स में अपने बच्चे के नेम पे कोई बहुत बड़ी एफडी करा ली है। क्या करा दी है? एफडी करा दी। अब एफडी का इंटरेस्ट बच्चे को आ रहा है। अब बच्चे से कैसे पैसे निकालें? तो बच्चे का माइनर चाइल्ड जो अर्निंग कर रहा है वो भी इसके हैंड्स में क्लब कर दी जाती है। इट मीन्स बहुत से वेज निकाल लिए थे लोगों ने, बहुत से रास्ते निकाल लिए थे लोगों ने अपनी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का। और ये करते कैसे थे? शिफ्टिंग कर देते थे। अपने हैंड्स में आने वाली इनकम को अपने रिलेटिव के हैंड्स में डाल देते थे, अपने डॉटर या सन के हैंड में डाल देते थे, अपने स्पाउस के हैंड्स में डाल देते थे, जिससे क्या होता था कि ये जो पैसा जो इनके हाथ में टैक्सेबल होता वो अदर पर्संस के हैंड्स में जाने के कारण इनके हैंड्स में टैक्सेबल होता और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता। बट इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे प्रकट हो जाता है और बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, हम यह नहीं करने देंगे। और हम एक प्रोविजन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है क्लबिंग। क्लबिंग प्रोविजन के तहत ये होगा कि जिसके हाथ में एक्चुअल में वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए थी, उसी के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए क्वेश्चन वाइज हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन वाइज हम कंसेप्ट भी देखेंगे एंड प्लस सॉल्यूशंस भी देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 5.4, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इट मीन्स मिस्टर वी, आप नाम को मैं जान करके ऐसे पढ़ता हूं, फुल नेम नहीं पढ़ते हम। इससे बेनिफिट होता है ना, बहुत जगह नाम आपको बहुत अजीब तरीके का दिया होगा जिससे कंसंट्रेशन खराब होता है। ये आईसीआई के बहुत से क्वेश्चंस में आप देखेंगे, इसलिए मिस्टर वी, मिस्टर जे, मिस्टर के इस तरीके से पढ़ के आगे बढ़ जाया जाता है। मिस्टर वी हैज ट्रांसफर्ड through a duly registered document the income arising from a godown to his son। मैंने क्या बताया था कि अपने हाथ की इनकम को किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं। इंटेंशन होता है सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाना। विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन, इन हुज हैंड विल बी रेंटल इनकम फ्रॉम गोडाउन विल बी चार्ज। देखिए यहां पे इन्होंने क्या किया है, ये है मिस्टर वी। मिस्टर वी का एक गोदाम था, ठीक है। मिस्टर वी ने एक गोडाउन था। इस गोदाम का जो रेंटल इनकम है ना, रेंटल इनकम जो है वो उन्होंने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू, मतलब लीज या रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू ट्रांसफर कर दी अपने ही बेटे के हाथ में, अपने ही सन के हाथ में, ठीक है, अपने ही चुन्नू के हाथ में। बट ये जो गोदाम है ना, इस गोदाम का जो ट्रांसफर होता है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर की है इसको, देन इस केस में पूछा जा रहा है क्या होगा। ये जो रेंटल इनकम आई है ये सन के हाथ में क्या टैक्सेबल होगी या मिस्टर वी के हाथ में? अगर यहाँ इनकम टैक्स एक्ट नहीं होता और क्लबिंग प्रोविजंस नहीं होते तो क्या हो जाता? मान लीजिए सन कुछ भी नहीं कमाता है, फिर भी इसको 2.5 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। बट इनकम टैक्स एक्ट नहीं चाहता है ऐसा कुछ भी हो और मिस्टर वी इस तरह की कोई टैक्स प्लानिंग कर पाए, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट आके बोलता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं की गई है या फिर ट्रांसफर भी की गई है तो, सुनिए फिर से, ट्रांसफर भी की गई है तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन देन हम इसको ट्रांसफर नहीं मानते। और इस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल होती है। बट सर यहाँ तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ही नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई तो जो भी इनकम इस प्रॉपर्टी से आई है वो सन के हाथ में टैक्सेबल ना होके मिस्टर वी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। ये आपका क्या कहता है? क्लबिंग प्रोविजन। ओके,
देखिए सेक्शन 60 एक्सप्रेसली स्टेट दैट वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम असेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इटसेल्फ सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। वो इनकम किसकी जाएगी? टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर में जाएगी। हैंस द रेंटल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द गोदाम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वी। मिस्टर वी के हैंड्स में क्लब्ड हो रही है, उसके सन के हैंड में क्लब नहीं हो रही है। रीजन मैंने आपको टैक्स प्लानिंग का यहां पे बता दिया। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम जब कर रहे हैं, देन आइए इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। मिस्टर ए होल्ड शेयर कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड। मिसेस ए इज अ वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स लिमिटेड। A salary of 30,000 per month. She is, however, not qualified for the job. The other income of Mr. A and Mrs. A are 7 lakh and 4 lakh respectively. Compute the gross total income of Mr. A and Mrs. A for the assessment year 2021. Again मैं आपको एक प्रोविजन इस चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू। मिस्टर ए है ये मिस्टर ए जो हैं ये हैं बहुत अच्छे बिजनेसमैन और ये एक कंपनी में होल्ड कर रहे हैं 20% और मोर शेयर होल्डिंग, जिसको कहते हैं इस कंपनी में इसका क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर इस कंपनी में इसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो इन्होंने अपनी स्पाउस को, अपनी ही वाइफ को इस कंपनी में जॉब दिला दी। अगर इसकी वाइफ यहाँ पे आके अकाउंटेंसी की जॉब कर रही हैं, क्या कर रही है? यहाँ पे आके अकाउंटेंसी की जॉब कर रही हैं। अब इस जॉब से ना ये 70 लाख रुपीस पर मंथ पर एनम ले रही है मान लीजिए, या फिर ये अमाउंट जनरली तो 2 लाख ही होना चाहिए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ले रही हैं या फिर ये कोई भी अमाउंट उठाती हैं, देन इफ यहां पे 2 कंडीशन आती है। ये अकाउंटेंसी का काम कर रही हैं, 70 लाख रुपए पर एनम का ले रही है। क्या शी वॉज अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड? शी वॉज क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। इफ इनकी वाइफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल डिग्री, कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करती है इस जॉब के लिए, देन ये जो इनकम इनको सैलरी के तौर पे मिलती है, जिस पर भले इनके हस्बैंड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करके रखते हैं, मिसेस ए के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। बट इफ इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है या ये कैपेबल नहीं है, कंपेटेबल नहीं है इस जॉब के लिए, कैपेबल नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं इनके पास, तो इसका मतलब यहाँ पे ये शक किया जा सकता है, ये डाउट जनरेट होता है कि सब्सटैंशियल पोजीशन होल्ड करने के कारण इन मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को यहाँ पे जॉब दिला दी है। तो इस कंडीशन में ये जो जॉब का ये जो सैलरी आती है ना, ये सैलरी मिस्टर ए के हाथ में, सैलरी मिस्टर ए के हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। इसको ये क्लबिंग का प्रोविजन है, क्लबिंग यहाँ पे हो जाएगी। ओके सर, चलिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए एक मिस्टर ए थे, जो मिस्टर ए किसी दूसरी कंपनी एक्स लिमिटेड में 25% शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं और इसमें मिसेस ए कोई वर्क भी कर रही हैं, जहां से इनको 30,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी आती है, मतलब 30,000 इंटू 12 की इनको सैलरी आ रही है। सी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, और ये इस जॉब के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है इस जॉब के लिए। द अदर इनकम ऑफ ए एंड मिसेस ए आर 7 लाख एंड 4 लाख। ए और मिसेस ए की अदर इनकम कितनी है? 7 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। हमें दोनों की क्या निकालनी है? 4 लाख रुपए। यू आर कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से अगर ये क्वालिफाइड नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर ए ने इन्फ्लुएंस यूज करके मिसेस ए को जॉब पे रखा है, इसलिए जितनी भी सैलरी आती है वो मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है सर। तो अगर मिस्टर ए की अगर हम सैलरी देखें, सॉरी इनकम देखें, तो 7 लाख तो इनकी अदर इनकम है, प्लस 30,000 इंटू 12, 3,60,000 रुपए इनको सैलरी से आ रहा है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का जो 50,000 रुपीज है वो भी इनको मिलेगा, 3,10,000 रुपए ये इनका सैलरी से आता है, प्लस 7 लाख रुपए ये इनकी टोटल इनकम हो जाएगी और मिसेस ए की टोटल इनकम 4 लाख रुपए ही रहेगी। ठीक है सर। देखिए सिंस मिस्टर ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25% ऑफ वोटिंग पावर, 20% से ज्यादा इन्होंने होल्ड करी है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इनका इस कंपनी में, इन एक्स लिमिटेड, दैट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, हिज वाइफ
is working in the same company without any professional qualification for the same. Thus, by virtue of the clubbing provision of the act, the salary received by Mrs. A from X Limited will be clubbed in the hands of Mr. A. जो भी सैलरी मिसेस ए ने ली है, वो क्लब्ड कहाँ हो जाएगी? मिस्टर ए के हैंड्स में हो जाएगी। तो अब ये सॉल्यूशन कैसे आया? सैलरी रिसीव्ड हुई है 30,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 12 की सैलरी रिसीव हुई है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है? 50,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है? 50,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाली चैप्टर में आपने देख लिया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या होता है कि जब आप क्लबिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको पता है कि मिस्टर ए के हैंड्स में हम सैलरी को टैक्सेबल कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे ये चीज छूट जाती है, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते हैं। सोचते हैं सर तो टैक्स प्लानिंग के लिए किया गया था तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दे, लेकिन नहीं, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है क्योंकि सैलरी रिसीव्ड मिसेस ए के द्वारा की गई है। इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए टैक्सेबल है, बट रिसीव किसने किया है? मिसेस ए ने। तो मिसेस ए को स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा। ठीक है सर। तो 3,10,000 रुपए इनकी सैलरी हो गई, और मिस्टर ए की अदर इनकम 7 लाख रुपए थी, मतलब 10,10,000 रुपए इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो गई? 10,10,000 रुपए सर इनकम टैक्सेबल हुई है मिस्टर ए के हैंड्स में। 10,10,000 टैक्सेबल हुई है मिस्टर ए के हैंड्स में। ठीक है सर। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस ए 4 लाख की होगी, क्योंकि 4 लाख के अलावा इनके पास कोई थी नहीं। आप खुद बताओ, अगर आपको ये प्रोविजन आता है तो कितने सेकंड्स लगे थे ये सॉल्व करने में? केवल इतनी से स्पेस में बेटा सॉल्यूशन हो गया, और इस पे एमसीक्यू 90% की केसेस में बनने की पूरी उम्मीद रहती है। फुल फ्लेश क्वेश्चन आए ना आए, बट इस टाइप के एमसीक्यू ही आएंगे जिस पे इलस्ट्रेशन और आपका क्वेश्चन है। आपको मुश्किल से 25 सेकंड लगेंगे, पूरा 25 भी बेटा मैं ज्यादा बोलिए, 2.5 सेकंड ही लगेंगे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट, will your answer will be different by Mr. A was qualified for the job। अगर मिसेस ए was qualified for the job, मतलब मैंने आपको यहाँ बताया, इफ ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, इफ मिसेस ए खुद ही एक चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर मिसेस ए खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो क्या होगा? इफ शी वॉज अ चार्टेड अकाउंटेंट, इस सीए अगर हैं तो ये कैपेबल हैं, क्वालिफाइड है फॉर द जॉब, तो इनकी सैलरी इन्हीं के ओन हैंड्स में टैक्सेबल होगी। ओके सर। तो यहां देखिए, if Mrs. A possess professional qualification for the job, then the clubbing provision shall not be applicable। gross total income of Mr. A 7 लाख होगी जो इनकी अदर इनकम थी। ये तो भाई साहब 7 लाख रुपए जो इनकी अदर इनकम थी उसी में चल जाएंगे, लेकिन gross total income of Mrs. A सैलरी रिसीव्ड बाय मिसेस ए क्या होगी? 3 लाख इंटू 12 और प्लस माइनस 50,000 का रिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 3,10,000 रुपए मिसेस ए को 3,10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, और प्लस 4 लाख रुपए पहले से जो इनकी अदर इनकम है IFOS है, टोटल 7,10,000 रुपए इनके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, अभी भी आपको बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है बेटा, आपको कैप्चर करना पड़ेगा और आप कर भी रहे होंगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर बी होल्ड शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड। मिसेस बी इज वर्किंग एज अ अकाउंटेंट इन वाई लिमिटेड, गेटिंग इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ सैलरी कंप्यूटेड। क्वेश्चन सर क्या क्वेश्चन है? सर आपको पता है ये 50,000 वाली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है यहाँ नहीं देनी है, यहाँ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि कंप्यूटेड मतलब ऑलरेडी ये अमाउंट 3,44,000 में 50,000 की डिडक्शन लिया हुआ है। ओके सर। अभी तक हमने क्या देखा? मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी किसी कंपनी में 30% शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, मतलब वाई लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जहां पे मिसेस बी एम्प्लॉई हैं। ओके ठीक है सर। Without any qualification of accountancy, Mr. B also received 30,000 as an interest on security. Mrs. B owns a house property which she has let out. Rent received from tenants is 6,000 per month. Compute the gross total income of Mr. B and Mrs. B for the assessment year 2021। क्या बात है सर। चलिए अब मिस्टर बी मिसेस बी ये जो है, ये जो भी अगर ये क्वालिफाइड नहीं है फॉर द जॉब, तो जो भी सैलरी मिलेगी वो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी? मिस्टर बी के हैंड्स में। तो अभी तक हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सिंस मिस्टर बी इज नॉट मिसेस बी इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, द क्लबिंग प्रोविजन शैल बी अट्रैक्टेड। भाई क्लबिंग का प्रोविजन आ गया क्योंकि यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का स्कोप बन रहा था, क्लबिंग प्रोविजन आ गया, और क्लबिंग प्रोविजन ने बोला मिस्टर बी आपके हैंड्स में देखिए कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। तो अंडर द हेड ऑफ सैलरी ऑफ मिसेस बी की, प्लीज अगेन कॉशन का बात है, यहाँ पे आप 50,000 की डिडक्शन नहीं देंगे, सीधा 3,44,000, बिकॉज ये कंप्यूटेड है, 3,44,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा, और इंटरेस्ट इनको सिक्योरिटी की जो 30,000 रुपीज मिल रही है, किसको? मिस्टर बी को 30,000, वो मिस्टर बी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा।
3,74,000 रुपये मिस्टर बी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करें अगर हम मिसेस बी, तो मिसेस बी के हाथ में है क्या? मिसेस बी ओन करती हैं हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट की हैं, जहां से इनको रेंट आता है 6,000 रुपये पर मंथ। तो 6,000 इंटू 12 72,000 रुपीज हो गया, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस कुछ नहीं है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एट द रेट अंडर सेक्शन 24 एट द रेट 30% का मतलब माइनस 30%, ये कर देंगे, जितना आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिसेस बी के हैंड्स में टैक्सेबल होंगी। बेटा ये कैलकुलेटर पे आप निकालिए, आपको इनफ मेच्योर होना ही पड़ेगा। आइए सर पढ़ा भी देता हूं मैं आपको। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस बी, तो पहली इनकम नील, कौन सी नील? क्लब्ड जो हो गई है मिस्टर बी के हैंड्स में, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी जो मिस्टर बी के हैंड्स में नील हो गई है, क्लब हो गई, वो नील हो गई इनके हाथ में। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इनके हाथ में कितनी आई? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 72,000, 6,000 इंटू 12, ये छोटी सी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, सही है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन रेस्ट्रिक्शन 24 जो आएगा 30% ऑफ 72,000, दैट इज 21,600, इंटरेस्ट ऑन लोन 50,400 इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। इंटरेस्ट ऑन लोन की फिगर कहीं हमसे छूट गई है शायद, इंटरेस्ट ऑन लोन की फिगर कहां से आई है? विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव 30,000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मिस्टर बी ओन अ हाउस प्रॉपर्टी विच ही हैज लेट आउट, रेंट रिसीव्ड बाय द टेनेंट इज 6,000 पर मंथ, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी एंड मिसेस बी। इंटरेस्ट का कहीं कोई पॉइंट है ही नहीं, इसमें इंटरेस्ट का कोई पॉइंट है ही नहीं, तो आई डोंट थिंक ये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं से आ सकता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट का मुझे कहीं पॉइंट नहीं दिखा इस क्वेश्चन में। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे अब हम आ गए हैं। इलस्ट्रेशन 5 देखिए क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन 5, मिस्टर वैभव started a proprietary business on 1st of April 2018 with a capital of rupees 5 lakh. He has incurred a loss of rupees 2 lakh during the year 18-19. To overcome the financial position, his wife Mrs. Vaishali, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on 1st of April 2019. इस कंसेप्ट को समझाने से पहले हमें क्वेश्चन या एक इलस्ट्रेशन को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये कौन है? ये है भाई बाबू राव जी। कौन है? बाबू राव, ठीक है। अब बाबू राव क्या, ये बाबू राव गया बिजनेस करने, तो ये अपना लाल टेलीफोन लेके बैठ गया बिजनेस करने। अब बाबू राव बिजनेस करने गया तो इसने कैपिटल ली 2.5 लाख रुपए की, एग्जाम्पल है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की कैपिटल ली और ये बाबू राव बस ए राजू ए राम करते करते छूट गया, भूल गया और ये बिजनेस करते करते चला गया। इसको लॉस हो गया, यहाँ पे इसको लॉस आया और लॉस आया लेट्स से अमाउंट रुपीज 1 लाख रुपीज का इसको लॉस हो गया। अब बाबू राव का दिमाग खराब है, बाबू राव रो भी रहा है, ठीक है। बट ये रही बाबू राव की वाइफ लारा है। बाबू राव की कौन है? ये वाइफ है लारा। अब लारा बहुत समझदार है, तो लारा ने बाबू राव को कहा, बाबू राव सुनो, तुम मुझसे मनी लो, मेरे पास मनी है और मैं तुमको मनी क्या कर रही हूँ, गिफ्ट दे रही हूँ, मनी तुमको मैं गिफ्ट करती हूँ। और इसने इसको गिफ्ट कर दी मनी 2.5 लाख रुपए की, एग्जाम्पल लेट से 2.5 लाख रुपए की लारा ने मनी गिफ्ट कर दी। लारा एक सीए थी, ठीक है। लारा ने 2.5 लाख रुपए बाबू राव को गिफ्ट कर दिए। अब बाबू राव कहाँ रोने वाला था, अब तो बाबू राव खुश हो गया, ये बाबू राव खुश हो गया पूरा एकदम, ठीक है। अब बाबू राव जब खुश हो गया तो सीए था ये, ओफो 1 सेकेंड सॉरी, सीए, हाँ बाबू राव अब खुश हो गया। अब बाबू राव चला गया बिजनेस करने, बाबू राव ने ये पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए और 2.5 लाख रुपए जो इससे लारा से आए थे ना, उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इसने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। भाई बाबू राव ने प्रॉफिट जनरेट किया। बाबू राव ने प्रॉफिट कितने का जनरेट कर दिया सर? 2 लाख रुपए का बाबू राव ने प्रॉफिट जनरेट कर दिया, ठीक है। अब लारा ने इसको गिफ्ट में 2.5 लाख रुपए दिए और उस पर प्रॉफिट जनरेट हो गया। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? देखिए कंडीशन यहाँ पे ये आती है, यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन आ जाता है, और क्लबिंग का प्रोविजन बोलता है अगर लारा ने कोई गिफ्ट बाबू राव को दिया है, लारा कौन है? इसकी स्पाउस है। स्पाउस अगर कोई गिफ्ट का यूटिलाइजेशन किया है, बट इनकम, ये जो क्लबिंग प्रोविजंस आते हैं, क्लबिंग प्रोविजन में ऐसा बोला हुआ है क्लबिंग्स में कि इफ ये जो वाइफ है
इस वाइफ ने विदाउट एनी, या वाइफ कर भी रही है, लेकिन अगर पैसे भी एक असेट होते हैं, याद रखिएगा, कैश भी एक असेट होता है। अगर कोई भी असेट्स विदाउट एनी कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर कर देती है, तो एक्सक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, देन इस पे कभी भी, इस ट्रांसफर कर दी एसेट इसने अपने हस्बैंड को या अपने स्पाउस को, इट मींस लारा ने अगर बाबू राव को, रेड इंक केवल देखिएगा, लारा ने बाबू राव को अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर दी है, एज लाइक इसने 2.5 लाख रुपए पैसे एसेट ट्रांसफर की थी विदाउट एनी कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन अगर बाबू राव इस एसेट से कोई इनकम जनरेट करता है तो वो इनकम लारा के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, वो इनकम स्पाउस के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। ऐसा बोलता है क्लबिंग का आपका प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे सर आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर ये तो गिफ्ट किया गया है और 50,000 रुपए से ऊपर के गिफ्ट पे भी तो सर हमें 56(2)(10) जो हमने पढ़ा है IFOS में, उस पर टैक्स लगना चाहिए। नहीं लगेगा, बिकॉज रिलेटिव से आपको मिला है विदाउट एनी कंसिडरेशन। 50,000 से ज्यादा भी अगर आपको गिफ्ट मिला है और वो रिलेटिव से मिला, आपके स्पाउस से मिला, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो सर यहाँ क्या होगा, यहाँ जो 2.5 लाख रुपए आए ना, इस 2.5 लाख रुपए पे लारा का जितना अमाउंट लगा था, मतलब 2.5 लाख रुपए पे लारा ने जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2.5 लाख नहीं, 2 लाख का जो प्रॉफिट आया, इस 2 लाख के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए लारा ने कितने पैसे लगाए थे? सर लारा ने लगाए थे आपके 2.5 लाख रुपए जो गिफ्ट किए थे, 2.5 लाख रुपए जो गिफ्ट किए थे। और बाबूराव के कितने पैसे लगे थे? सर जितने पैसे बाबूराव के लगे थे, मतलब प्रोपोर्शनेट कर देंगे और यहां से जो लारा की इनकम आएगी ना, वो लारा के हैंड्स में दे दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट है यहाँ पे। ओके, आइए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये, मिस्टर वैभव ने स्टार्ट कर दिया प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/4/2018 को विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। ही इनकर्ड लॉस ऑफ 2 लाख। जैसे 5 लाख कैपिटल लगाए थे और ये कैपिटल लगा के 2 लाख का इनको लॉस हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी वाइफ से, मिसेस वी से, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, गिफ्ट लिया 5 लाख रुपए का। इनकी वाइफ इनको गिफ्ट कर दी कितने रुपए का बेटा? 5 लाख रुपए का गिफ्ट कर दी। ठीक है, ऑन 1/4/2019 ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो मैंने बताया था ना, कैपिटल के प्रोपोर्शनेट होते हैं, ये जो मनी प्रोपोर्शनेट हो रही है, ये फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर के प्रोपोर्शन में जाती है। ठीक है सर। which was immediately invested in the business by Mr. Vaibhav. He earned a profit of rupees 4 lakh during the year 1920. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mr. Vaibhav for the assessment year 2021 if Mrs. Vaishali gave the said amount as loan. What would be the amount to be clubbed? अगर ये इसको बोनाफाइड लोन देती ना, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर इसने इसको क्या दिया होता, एक लोन दिया होता, क्या दिया होता? बोनाफाइड लोन जिसको कहते हैं, बोनाफाइड लोन दे दिया होता, तो ये सब कुछ नहीं लगता, तो इसके हाथ में आके टैक्सेबल वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि बोनाफाइड लोन होता। ठीक है सर, चलिए मैंने काफी कुछ इसमें क्लियर कर दिया। आइए हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखिए, Section 64 of the Income Tax Act 1961 provide for the clubbing of income in the hands of the individual if the income earned in the hands of the assets from the asset, in the hands of the, from the asset, उस asset से income कमाए हैं हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, उस asset से income कमाए जो ट्रांसफर्ड की गई थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि लारा ने बाबूराव को अपनी एसेट, मतलब 2.5 लाख रुपए भी एसेट है, वो ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट। या फिर अगर लारा का और बाबूराव का यहाँ डिवोर्स हो रहा होता ना, उसके बाद अगर 2.5 लाख रुपए मिलते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो भी ये सब रूल्स यहाँ क्लबिंग के नहीं लगते। इन दिस केस मिस्टर वी received a gift of rupees 5 lakh on 1st of April 2019 from his wife Mrs. V, which he invested. उस गिफ्ट के पैसे को उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया इन द बिजनेस इमीडिएटली। द इनकम इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वी ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021 इज कंप्यूटेड। मिसेस वी के हाथ में इनकम क्लब्ड होगी, जिसने लोन दिया था। लारा के हाथ में इनकम क्लब्ड हो रही है एज कंप्यूटेड अंडर। कैसे? कैपिटल कितनी थी 1/4/2019 को? भाई साहब 5 लाख में से 2 लाख तो आप लॉस कर चुके थे। 3 लाख की कैपिटल किसकी बची? मिस्टर वी की बची, और 5 लाख की मिसेस वी ने दे दी। यहाँ पे समझिए बाबूराव की कैपिटल इतनी बची थी और यहाँ पे लारा ने इतनी कैपिटल दे दी। टोटल कैपिटल बिजनेस की 8 लाख रुपए हो गई। 8 लाख के कैपिटल पे इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है?
4 लाख रुपए इन्होंने प्रॉफिट कमाया, 8 लाख के कैपिटल पे 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। तो 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 8 लाख रुपए की कैपिटल लगी है। 8 लाख में से कितना बाबूराव का था सर? बाबूराव ने 3 लाख रुपए दिए थे, तो उसका प्रोपोर्शनेट करके बाबूराव के हाथ में टैक्सेबल हो गया 1.5 लाख रुपए, और लारा ने 5 लाख रुपए दिए थे तो वो प्रोपोर्शनेट होकर लारा के हाथ में टैक्सेबल हो गया, जो यहाँ मिस्टर वी और मिसेस वी हैं। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। Therefore, the income is to be clubbed in the hands of Mr. V for the assessment year 2021 is only 250, 2,50,000 रुपए, and in the case of Mrs. V, said amount 5 लाख is to be the bona fide loan, then clubbing provision would not be attracted। अगर bona fide loan होता तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट होते। ठीक है, नोट यहाँ पे लिखा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10) वुड नॉट बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर वी सिंस द रिसीव्ड अ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम द रिलेटिव। मतलब अपनी वाइफ से उसने लिया है, किसी रिलेटिव से लिया और कंसिडरेशन के बिना लिया है, तो यहाँ पे 56(2)(10) नहीं लगता है। IFOS में इसके बारे में डिटेल चर्चा हम कर चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एक प्रोविजन। सर क्या प्रोविज़न है? मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको प्रोविज़न। आइए ये प्रोविज़न हम पढ़ेंगे। ये तो पिक हमारे लास्ट क्वेश्चन की है, इस प्रोविज़न पे हम आते हैं। ये जो मिस्टर बाबूराव जी हैं ना भाई, ए बाबा बाबूराव, ये बाबूराव है बड़ा नालायक। ठीक है, बाबूराव बड़ा नालायक है। और ये जो लोबो है, नहीं लारा थी, लारा बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, केयरफुल वाइफ है। किसकी वाइफ है ये? बाबूराव की वाइफ है, बाबू राव की वाइफ है। ठीक है, लारा। अब इसकी जो माँ है, ये है बाबूराव की मम्मा, मॉम ऑफ बाबूराव। इनकी बाबूराव की मॉम बड़ी परेशान रहती है बाबूराव की हरकतों से, सोचती है कि मैं नहीं रहूँगी, मर जाऊँगी तो बेचारी लारा का क्या होगा। इसलिए इन्होंने सोचा, ये सोची और इन्होंने एक काम किया। एक घर था इनका, एक घर था, एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को ये ट्रांसफ़र कर दी किसी ट्रस्ट को, ABC को, या किसी कंपनी को, ABCN कंपनी को। और उस ट्रस्ट और कंपनी को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए इन्होंने कि सुनो, इससे जो भी रेंटल इनकम आएगी वो लारा को प्रोवाइड कर देना। जो भी रेंटल इनकम आएगी लारा को प्रोवाइड कर देना। लेट्स से रेंटल इनकम आ गई 2.5 लाख रुपए साल की। ठीक है, वो लारा को दे देना। बाबूराव तो यहाँ रो रहा है कि ए अम्मा मेरे को देना, लेकिन कुछ नहीं, लारा को ही मिलेगा। इसकी मॉम ने ऐसा फैसला किया। अब क्या हुआ, जब असेसिंग ऑफिसर आया ना, असेसिंग ऑफिसर आया, वो कहा मुझे मतलब नहीं है कि माताजी आपने क्या किया, पैसा आपको मिला या नहीं मिला। क्लबिंग के प्रोविजन में लिखा है इफ आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है किसी को भी विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम चाहे आपको मिले या ना मिले, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई तो इस प्रॉपर्टी के आने वाली इनकम किसको मिल रही है? लारा को। बट क्लबिंग में लिखा है माताजी मॉम, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है किसी को विदाउट एनी कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। मतलब ये 2.5 लाख रुपए मिल तो लारा को रहे हैं, बट टैक्सेबल किसके हाथ में होंगे? बाबूराव के मम्मी के हाथ में टैक्सेबल होंगे। अब इनकी मम्मी भी परेशान है खैर कि ऐसा कैसे ये प्रोविज़न है, बट जो है माताजी ऐसा ही है। एंड अब ये ABCN कंपनी को, चूंकि इन्होंने क्या किया होगा, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया है, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया है। आप सोचिए, अगर विथ कंसिडरेशन ट्रांसफर करता, मान लीजिए अगर ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होती और ABCN कंपनी को बाबूराव की मम्मी 20 करोड़ में ट्रांसफर कर दी थी, तो इस प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट वो लारा को क्यों देते? खुद सोचिए, अगर ये प्रॉपर्टी बेच दी होती, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 करोड़ में बेच दी होती, तो इस प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट वो लारा को नहीं दे के खुद रखती ABC कंपनी, बट यहाँ लारा को दी। का मतलब जो कंसिडरेशन हुआ विदाउट, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ये विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हुई है। जब ये प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हुई है और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 रुपए से ज़्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज़्यादा है, तो ABCN कंपनी के हैंड्स में 56(2)(10) लग जाएगा IFOS में, जिसमें इनको प्रॉपर्टी रिसीव हुई है 50,000 रुपए से ज़्यादा वाली वैल्यू का इनको टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था और ये इसके बाद एक टिपिकल क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, इसको मैं इस एग्जांपल से आपको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6, मिस
K transferred her immovable property to ABC Company Limited subject to a condition that out of the rental income a sum of rupees 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife. उसके बेटे की पत्नी को मिलना चाहिए, मतलब उसकी बहू को मिलना चाहिए। मिसेस के ने बोल दिया एबीसी कंपनी को हम अपनी प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर तो कर रहे हैं, बट इस प्रॉपर्टी के रेंट का 36,000 रुपये मेरी बहू को भेज देना। ठीक है, ठीक है। मिसेस के दैट द अमाउंट ऑफ 36,000 यूटिलाइज बाई हर वाइफ, 36,000 रुपये तो उसके सन की मतलब उसकी बहू ने यूटिलाइज कर लिया। शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एज ही शी नो लॉन्गर ओन्ड द प्रॉपर्टी। अब मिस के कहती है कि जो 36,000 रुपये सन की वाइफ ने यूटिलाइज कर दिया ना, इस 36,000 रुपये को के इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, ओनर नहीं अब ये इस ट्रांसफर की। एग्जामिन द रीजन वेदर द कंटेंशन ऑफ मिसेस के इज वैलिड इन लॉ। ना, बिल्कुल नहीं। द क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64 आर attracted in the case of transfer of any asset directly or indirectly otherwise than for adequate consideration to any person to the extent of which the income from such asset is for the immediate or deferred benefit of son's wife. Such income shall be included in computing the total income of transferor individual. उस ट्रांसफरर के हैंड्स में जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको ये पिक्टोरियल डायग्राम में समझाई है, सेम बात उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश में लिख दी है, कुछ भी नया नहीं लिखा है। देयरफॉर इनकम जो 36,000 रुपये की आई ना, जो इनकम 36,000 रुपये की फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर इन लॉ इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। वो ट्रांसफरर के हैंड में ट्रांसफर टैक्सेबल होगी। और ट्रांसफरर कौन है? मिसेस के। तो मिसेस के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। तो जो वो कह रही है मिसेस ए, वो वैलिड एज पर लॉ नहीं है, उनका कंटेंशन एज पर लॉ नहीं है मिसेस ए का। मिसेस के ने कहा कि उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, बट लॉ कहता है उनके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, इसलिए उनका कंटेंशन द कंटेंशन ऑफ मिसेस के इज हेंस नॉट वैलिड इन लॉ। ओके सर, नोट भी यहाँ लिखा है और इस नोट को आपको एग्जाम में मेंशन करके आना है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64(1)(8 ट्रांसफर शुड बी अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं लगा। अगर कंसिडरेशन दे देते तो उसकी बहू के पास पैसे कैसे जाते? रेंटल तो पूरा एबीसी कंपनी ले लेती। ठीक है, इन दिस केस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द ट्रांसफर इज अदरवाइज देन ऑफ एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड देयरफॉर द क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड। Moreover, the provision of section 56(2)(10) shall also be get attracted in the hands of ABC Limited. Its stamp duty value exceed of 50,000 and then the condition is specified therein is satisfied. It is presumed that the transfer was to be adequate consideration. The provision of section 56(1)(8) would not be attracted. अगर 64(1)(8) not to be attracted, अगर adequate consideration से होता तो attract नहीं होता, तो ये क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं हो पाता क्योंकि कुछ नहीं होता। तो 64 हम मानते हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई वो एडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर नहीं हुई है, इसलिए मिसेस के हैंड्स में इनकम भी टैक्सेबल करा दी हमने और एबीसी कंपनी के हैंड्स में 56(2)(10) में भी टैक्स लग जाएगा बिकॉज इनको जो प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है। ओके सर, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 7 कहता है मिस्टर ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रंस, 3 बच्चे हैं छोटे, 2 ट्विन डॉटर्स एंड 1 सन। द इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर्स इज 22,000 पर एनम ईच एंड दैट ऑफ द सन इज 1,200 रुपया पर एनम। कंप्यूट द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, पहली बात तो ये कि मिस्टर ए के 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं, बट इसमें से ये दोनों जो है ना ये ट्विन्स हैं, क्या है, और ये भाई साहब अकेले हैं। तो होता क्या है कि 2 बच्चों तक जो 2 माइनर चाइल्ड तक इनकम की क्लबिंग अलाउड है और 1,500 रुपीज़ का इसमें क्या मिलता है, एक डिडक्शन मिलता है। बट अगर आपके ये जो बच्चे ने जुड़वा हैं तो भाई 3 बच्चे भी हो गए तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा और 1,500 दोनों बच्चों का मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये ट्विन है। देखिए यहाँ पे लिखा था जो डॉटर्स हैं वो ट्विन डॉटर्स हैं। ठीक है सर, देखिए टैक्सेबल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इज, ट्विन डॉटर्स की इनकम कितनी आई है, 4,000 रुपए की आई है। ट्विन डॉटर्स की इनकम 4,000 रुपए की आ गई है। ठीक है, एग्जेम्प्ट कर देंगे तो 1,500 रुपए ईच डॉटर, 3,000 रुपए डिडक्ट हो गया, केवल 1,000 रुपए यहाँ पे टैक्सेबल आया। और दूसरा जो माइनर सन था 1,200 रुपए की उसकी इनकम आई थी और अप टू 1,500 एग्जेम्प्ट है। अब आप लोग की गलती एक होती है, यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा आपके ध्यान की कमी होती है, सिली मिस्टेक होती है। आप गलती से यहाँ 1,500 ले लेते हैं बाई मिस्टेकली
और आप क्या करते हैं, जब अलग अलग कॉलम नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे 1000 आ रहा होता है, यहाँ पे 1200 माइनस 1500 करके आप आंसर निकाल देते हैं। ऐसा मत करिएगा। आप अलग अलग कॉलम नहीं बनाते तो एक क्लैरिकल मिस्टेक ड्यू टू इग्नोरेंस हो जाती है। माइनर सन के लिए 1200 रुपए का ही डिडक्शन मिलेगा क्योंकि उसकी इनकम कहाँ तक थी, 1200 तक थी। तो जहां तक उसकी इनकम है, उसकी इनकम जहां तक है, मतलब ये 1200 का डायग्राम है, ये 1500 का पारा है, तो जहां तक इसकी इनकम है डिडक्शन भी आके इसकी इनकम तक ही मिलेगा। कहीं आप गलती से डिडक्शन इनकम से ज्यादा मत दे दीजिएगा। ओके, ये गलती मत करिएगा। चलिए ठीक है सर। तो यहाँ पे इनकम टू बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए 1000 रुपए का ओनली आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे हम देखते हैं, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन किया, मिस्टर और मिसेस ए की हम इनकम निकाल रहे हैं। सैलरी इनकम कंप्यूटेड 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी लिया हुआ है। और इनकम ऑफ प्रोफेशन मिस्टर ए का भी दे दिया है 3,90,000। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, मतलब एक किसी कंपनी में डिपॉजिट किए हैं, उस डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है माइनर सन का 15,000 रुपए का। 1500 का सर डिडक्शन तो मिलेगा। ठीक है। इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट। देखिए, अगर कोई माइनर चाइल्ड होता है, माइनर चाइल्ड है यहाँ पे, ठीक, ये माइनर चाइल्ड है, पहला अजीब सा चाइल्ड है, इसके पेरेंट्स हैं, ये हैं मदर, ये हैं भाई साहब फादर। तो मदर और फादर में से जिसकी भी इनकम ज़्यादा होती है उसमें इस बच्चे का इनकम क्लब हो जाता है। बट अगर इस बच्चे ने खुद से इनकम कमाई है, एज लाइक कोई लेबर वर्क किया है, कोई ह्यूमन वर्क करके पैसा कमाया, या किसी टैलेंट के तहत इसने पैसा कमाया, मेरी आवाज़ सुनो में जाके गाना गाया और पैसे कमाया, किसी रियलिटी शो में गाना गा लिया, डांस कर लिया, अपने किसी पर्सनल टैलेंट के कारण अगर पैसे कमाता है तो क्लबिंग नहीं होती है, तो ये पैसा इसके ओन हैंड में टैक्सेबल होगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसने 2 करोड़ रुपए अपने ओन हैंड में टैक्सेबल करा लिए। मेरी आवाज़ सुनो नामक एक गायक म्यूजिक कॉन्सर्ट में इसने गाना गाया, वहां पे 2 करोड़ का प्राइज मनी जीता। अब इस 2 करोड़ के प्राइज मनी को ये इन्वेस्ट करता है कहीं पे, और उससे ये क्या जनरेट करता है, इनकम। तो क्या ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? अब ये इनकम तो आके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल हो गई, चाहे मदर या फादर, किसी के हाथ में आके टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पैसा जो इसने इन्वेस्टमेंट करके कमाया वो अपने टैलेंट के कारण नहीं कमाया था। ये 2 करोड़ रुपए इसके टैलेंट के कारण था, बट 2 करोड़ पे की गई इन्वेस्टमेंट, 2 करोड़ को किया गया इन्वेस्टमेंट और उस पर जनरेटेड इनकम इसके टैलेंट के कारण नहीं है। ठीक है सर। आइए, तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं इनकम फ्रॉम माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, किसी टैलेंट के कारण इसकी माइनर डॉटर ने कुछ पैसे जनरेट किए हैं तो उसकी माइनर डॉटर के हैंड्स में टैक्सेबल होंगे, मिस्टर या मिसेस ए के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होंगे। बट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड बाय आउट ऑफ अ स्पेशल टैलेंट, मैंने क्या बोला, जो 2 करोड़ रुपए स्पेशल टैलेंट के मिले थे, उस 2 करोड़ को बैंक की एफडी बना ली और उस पर कोई उनको इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट तो मिस्टर और मिसेस बी जिसके इनकम ज्यादा होगी उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये भी मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। गिफ्ट रिसीव बाय सी ऑन 30/9/2019 फ्रॉम अ फ्रेंड टू मिस्टर ए। अच्छा, मिसेस ए मतलब मिसेस ए के दोस्त ने, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, बाल बड़े बना दिए, हस्बैंड के बाल छोटे बना दिए। ठीक है, ये हस्बैंड और वाइफ है। वाइफ के फ्रेंड ने सी को, बच्चे को गिफ्ट कर दिया। वो रिलेटिव के मीनिंग में नहीं आता है, तो 56 to 10 में आप सोचेंगे टैक्स लगेगा, क्योंकि रिलेटिव के मीनिंग में अगर नहीं आता और हमको उससे गिफ्ट मिलता है तो टैक्स देना पड़ता है गिफ्ट पे। बट गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपए से लो है, इसलिए इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रीफ वर्किंग इज सफिशिएंट, डिटेल्ड वर्किंग अंडर वेरियस सेट्स ऑफ इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई आप इंटर लेवल पे आपको ब्रीफ वर्किंग ही करनी पड़ती है। As per the provisions of section 64(1)(a) of the Income Tax Act 1960, all the income of minor child has to be clubbed in the hands of that parent whose total income excluding the income of minor child is greater। मैंने क्या बताया, जो भी माता पिता में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें बच्चे की इनकम क्लब हो जाती है। ठीक है। The income of Mr. A is 3,90,000 and income of Mrs. A is 2,30,000. Since the income of Mr. A is greater than Mrs. A, then the income of minor child have to be clubbed in the hands of Mr. A. It is assumed that this is the first year when clubbing provision are attracted। चलो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात, चलिए जब कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा क्या होता है। इनकम डिराइव्ड बाय अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज नॉट टू बी क्लब्ड,
Hence, the income of minor child C from exercise their special talent will not be clubbed. मतलब C ने आई एम एज्यूमिंग दैट मेरी आवाज़ सुनो, मैं प्राइज मनी जीत ली, गाना गाया, सिंगर बनी, 2 करोड़ रुपए जीती, तो वो इसके इंडिविजुअल हैंड्स में टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब नहीं की जाएगी. हाउएवर, यद्यपि interest from bank deposit has to be clubbed even where deposit is to be made of income arising from application of special talent. भले उस 2 करोड़ की जो हमें इनकम हुई ना, 2 करोड़ रुपए का जो हम टैलेंट से पैसा जीते, उसको अगर इन्वेस्ट कर दिए कहीं और इस इन्वेस्टमेंट में कोई इनकम आई तो वो कहाँ पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी. ठीक है. द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस ए इज 2,30,000, क्योंकि उनके में तो कुछ एडजस्टमेंट हो नहीं रही है, 2,30,000 होगी. लेकिन अब हम ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर ए की निकालते हैं. तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इनकी 3,90,000 थी. इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम द कंपनी डिपॉजिट 15,000 में 1,500 का डिडक्शन मिल गया, 13,500 आया. माइनर डॉटर जो सी थी, जो स्पेशल टैलेंट से इसने पैसे कमाए, वो तो क्लब नहीं होंगे, बट जो इसने इंटरेस्ट बैंक में अर्न किया 3,000 वो क्लब हो जाएगा और इस पर डिडक्शन में मिल जाएगा 1,500 रुपए का पर चाइल्ड, 1,500 पर एनम. ठीक है. और गिफ्ट 2500 रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) बीइंग लेस द एग्रीगेट लिमिट ऑफ 50,000. तो गिफ्ट तो कहीं से टैक्सेबल होगा नहीं. टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई 4,05,000 रुपए. आप जोड़ना तो आपको आता है, एडिशन कैसे करते हो आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं. कंसेप्ट मैंने दे दिया. 3,90,000, 13,500 और 1,500 टोटल करेंगे 4,05,000. बट कॉशन ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि 2500 का ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल नहीं होता है. आपके माइंड में पता है यहाँ पे क्या चलता है, आपका जो माइंड है ना वहाँ पे ये चलता है कि यार क्लब हो जाएगा ये भी, और आप गलती से क्लब कर देते हैं. ये गलती नहीं करनी. क्वेश्चन पॉइंट्स में आपको लिखवा रहा हूँ जो आपको 1 डे बिफोर एग्जाम्स देख के जाने हैं. ओके. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मेरा बात करता है क्रॉस ट्रांसफर के बारे में. अब हम लोग क्रॉस ट्रांसफर का जब एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको देखेंगे. देखिए, ये हैं एके एंड सुनील शेट्टी एसएस. ये दोनों हैं ब्रदर्स. क्या किया, अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी की वाइफ को गिफ्ट दिया. क्या दिया सर? गिफ्ट. और गिफ्ट में दिए 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज. और ये डेट है आपकी 14 जून 2019 को है. अब ये भाई साहब भी कहे हम भी गिफ्ट देंगे. अब सुनील शेट्टी ने गिफ्ट दे दिया अक्षय कुमार की वाइफ को 5 लाख रुपीस का गिफ्ट दिया. इसने 5 लाख रुपीस का गिफ्ट दिया ऑन 12 जुलाई 2019. अब इन दोनों की पत्नियों ने क्या किया, ये इन दोनों की पत्नियां क्या करती हैं, इस पैसे का बैंक में एफडी करा देती हैं. दोनों की पत्नियां बैंक में एफडी करा दी पैसे की, और इस पे @9% का इंटरेस्ट अर्न कर रही हैं. @9% का इंटरेस्ट अर्न कर रही हैं. इस कंडीशन को कहते हैं क्रॉस ट्रांसफर. क्रॉस ट्रांसफर कैसे सर? अगर आप ढंग से देखिए तो अकी ने इसकी सुनील शेट्टी की वाइफ को मिसेस एसएस को क्या दिया है, 6 लाख रुपए, और सुनील शेट्टी ने मिसेस अकी को क्या दिया है, 5 लाख रुपए. मतलब क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने अपनी वाइफ को भी डायरेक्ट यूं दे सकते थे और ये अपनी वाइफ को भी डायरेक्ट यूं दे सकते थे? ऐसा क्या आपको नहीं फील होता? और ये किया क्यों जाता है? इट मीन्स यार मान लीजिए अगर इन दोनों वाइफ्स का कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठा के टैक्स प्लानिंग हो सकते हैं यहाँ पे, कि अगर 5 लाख एफडी पे 9% का जो भी ब्याज मिला 45,000 रुपीज, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ऐसा यहाँ पे हो गया. और इनका पैसा भी इनके पास सेफ है, क्योंकि रिस्पेक्टिव अमाउंट, जैसे सुनील शेट्टी ने अगर अकी की वाइफ को दिया है तो रिस्पेक्टिव अमाउंट इनकी वाइफ को ऑलरेडी मिल चुका है अकी से गिफ्ट. तो इस तरीके की कंडीशंस को ही बोला जाता है क्रॉस ट्रांसफर. ठीक है. और इसमें होता क्या है, जो भी इंटरेस्ट की इनकम आती है वो इनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है. मतलब मिसेस अकी को जो भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो अक्षय कुमार के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और सुनील शेट्टी की वाइफ को जो भी इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो सुनील शेट्टी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी. बट अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पे आएगा, सर 5 लाख रुपए तो सुनील शेट्टी ने दिए हैं अक्षय कुमार की वाइफ को, लेकिन अक्षय कुमार ने 6 लाख रुपए दिए. बट क्रॉस ट्रांसफर तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज तक का ही हुआ. क्रॉस ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज तक का ही माना जाएगा.
जो डिफरेंस का 1 लाख रुपए उस पर नहीं माना जाएगा। इसलिए जब इस सुनील शेट्टी की वाइफ ने 6 लाख रुपीस का एफडी किया और 9% इंटरेस्ट कमाया, तो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो सुनील शेट्टी के अकाउंट में क्लब हो जाएगा, हैंड्स में क्लब हो जाएगा, बट रिमेनिंग 1 लाख का क्लब नहीं होगा, वो सेपरेटली सुनील शेट्टी के वाइफ के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा। टोटल क्रॉस ट्रांसफर का आपका कंसेप्ट यही था। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में मैंने डेट्स भी वही लिए जो एग्जांपल में डेट है। चलिए इलस्ट्रेशन, मिस्टर वी गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। देखिए अपने ब्रदर की वाइफ को 6 लाख रुपए का गिफ्ट किया इन्होंने, 6 लाख रुपीस का, और ये ब्रदर वाइफ की आप इमेजिन कर लीजिएगा सुनील शेट्टी वाले एग्जांपल्स के तहत। 14 जून 2019 को ऑन द 12/7/2019 मतलब विद इन अ मंथ ही क्या हुआ, हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹5 लाख टू मिस्टर वीज वाइफ, द गिफ्टेड अमाउंट वाज इन्वेस्टेड टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। और इसी मतलब 12 तारीख को इसने भी गिफ्ट कर दिया 5 लाख रुपए वाइफ को, इनकी वाइफ को, और ये इनकी वाइफ को गिफ्ट कर रखा है। और गिफ्टेड अमाउंट को क्या किया गया, दोनों की वाइफ ने गिफ्टेड अमाउंट को क्या किया, 1/8/2019 को 9% के इंटरेस्ट रेट से एफडी करा दी, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया। एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एबव अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वी एंड हिज ब्रदर। तो क्या होगा इन द गिवन केस, जो हमने पढ़ा सेम टू सेम वही आएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप ऐसे पढ़ते तो शायद दिक्कत होता, बट अब उस इमेज से सब कुछ क्लियर है। देखिए इन दिस केस मिस्टर वी गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ, 6 लाख इसने इसको दिए हैं ऑन 14 जून, एंड साइमल्टेनियसली हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹5 लाख टू वीज वाइफ, उसका भाई ने 5 लाख रुपए दूसरे वाले भाई की वाइफ को दे दिए हैं, अपनी भाभी को दिए हैं 12/7 को, मतलब विद इन सेम ईयर, विद इन अ सेम मंथ इवन। द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड इन एफडी इन द बैंक्स बाय Mrs. V and his brother's wife. These transfer in the nature of cross transfer. ये क्या हो गया, क्रॉस ट्रांसफर का नेचर है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ इनकम टैक्स एक्ट आया और उसने कुछ बताया। क्या बताया इनकम टैक्स एक्ट ने, द इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड वुड बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड ट्रांसफरर बिकॉज द ट्रांसफरर हैज टू इंटीमेट कनेक्टेड टू द two from part of a single transaction and each transfer constitutes consideration for the other by being mutual and otherwise। भाई साहब ये लोग म्यूचुअल एंड अदरवाइज तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, सेम वही बात जो अभी तक हमने पिक्चर में देखी थी, उसी बात को यहाँ पे लिख दिया है कि क्या क्या इन लोगों ने किया है। इफ टू ट्रांजेक्शन आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि ये दोनों का ट्रांजेक्शन इंटरकनेक्टेड है, एंड आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, और ये दोनों सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 लाख रुपए इसने दिए तो 5 लाख रुपए इसने वापस करने के लिए ट्रांजेक्शन किया दूसरे की वाइफ को देने का। हाँ सर, इन सच अ वे दैट इट कैन बी सेड दैट was adopted as a device to evade tax। ये जो मेथड हम लिए ना, सर्कुलेटियस मेथड की सर्कुलेट कर रहे हैं मनी को, ये अडॉप्ट किया गया डिवाइस क्योंकि इवेड टैक्स करना था। द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड इफ इट वाज टू हेल्ड बाय, सॉरी इट वाज, इफ नहीं, इट वाज टू बी हेल्ड बाय। इस तरीके के क्रॉस ट्रांसफर पे क्लबिंग प्रोविजन आएगा, और इसको एपेक्स कोर्ट ने बताया था कब, केशवाई मोरारजी के केस में, ठीक है, केशव जी मोरारजी के केस में बता दिया था, सीआईटी अपेक्स कोर्ट ने बताया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग बाय टू मिसेस वी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वी। मिसेस वी की टोटल इनकम मतलब वाइफ की टोटल इनकम हस्बैंड की टोटल इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। एंड जो इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ ब्रदर्स वाइफ आया था वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वीज ब्रदर, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट क्रॉस ट्रांसफर दैट इज 5 लाख रुपए, लेकिन ये केवल 5 लाख रुपए तक होगा। दिस इज बिकॉज मिस्टर वी एंड हिज ब्रदर आर द इनडायरेक्ट ट्रांसफरर, वो दोनों इनडायरेक्ट ट्रांसफरर थे टू द इनकम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पाउसेस विद एन इंटेंशन टू रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑफ टैक्सेशन। हाउएवर द इंटरेस्ट इनकम earned by his spouse on fixed deposit of 5 lakh alone would be included in the hands of Mr. V ब्रदर। उसके जो वी का ब्रदर जो था ना, जो सुनील शेट्टी था, उसके हाथ में केवल 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट जाएगा, एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट इनकम फॉर द इंटायर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 6 लाख रुपए। इसके अक्षय कुमार ने 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, तो 1 लाख रुपए का नहीं, पूरे 6 लाख का नहीं जाएगा, केवल 5 लाख का जाएगा, सिंस क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर का केवल सिर्फ 5 लाख रुपए ही है। ओके सर, ये भी आपको समझ में आ गया है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम अगर हम देखें तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम हम किसके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में इसमें एक्सरसाइज कितनी है सर? एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स इसमें है सिर्फ 5, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट एक्सरसाइज प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज क्लासेस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर बाय एंड कीप रीडिंग, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए अनस्टॉपेबल रही है सर, अनस्टॉपेबल रही है। इवन अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होते हैं तो आप देखेंगे मैं डेली मोटिवेशन के वीडियोस डालता हूँ सर। क्या खुद बनाते न कि जो म्यूजिक्स हैं एक से एक, कि कर मेहनत एंड ऑल दैट, बुलंदियाँ, इस टाइप के गाने में अपडेट करता हूँ, बिकॉज आपको मोटिवेशन का फ्यूल चाहिए होता है फॉर स्टडी। ओके, तो आप मेरे CA फाइनल/इंटर क्लासेस नाम अगर आप टेलीग्राम पे चेक करेंगे तो आप चैनल पे ऐड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं, कहीं पे भी आप मुझसे ऐड हुई है। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग एंड स्टे सेफ।